हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सिंह जगवान प्रोफेशनल शिक्षा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज रिसर्च मेथडोलॉजी में हम इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। ये इस लेक्चर सीरीज का दूसरा लेक्चर होगा। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर देख सकते हैं। ये लेक्चर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों के लिए जिनके पास रिसर्च एज अ सब्जेक्ट होता है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके अलावा यूजीसी नेट और पीएचडी स्कॉलर्स के लिए भी ये लेक्चर सीरीज़ बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज की एक्सरसाइज में जो हम टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो होंगे इम्पॉर्टेंस और रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिसर्च फॉर डिफरेंट पीपल। अलग अलग फील्ड में रिसर्च की क्या इम्पोर्टेंस है या अलग अलग लोगों के लिए रिसर्च की क्या रिक्वायरमेंट है। इसके लिए हम अलग अलग फील्ड्स लेने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट फील्ड है डॉक्टर्स और फ्रॉम हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स। सेकंड वन इज़ फॉर इंजीनियर्स, थर्ड वन इज़ फॉर बिजनेस पर्सन्स एंड फोर्थ वन वी विल टेक गवर्नमेंट। सो ये 4 डिफरेंट टाइप प्रोफेशंस हैं जिसमें कि रिसर्च की अलग अलग टाइप से रिक्वायरमेंट होती है। एट लास्ट देयर विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। एक अच्छी रिसर्च के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस लेक्चर को समझने के लिए दोबारा हम एक कन्वर्सेशन पर ध्यान देते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मिस्टर मोहन और डॉक्टर अरुण पांडे को आप जानते होंगे। मिस्टर मोहन बहुत ही एक्साइटेड स्टूडेंट हैं जो कि हमेशा क्वेश्चंस के साथ में आते हैं। आई होप कि आज भी उनके पास कोई क्वेश्चन है। मिस्टर मोहन, एक्सक्यूज मी सर। ओ मोहन, अगेन विथ सम अनदर क्वेश्चन? यस सर। सर, हाउ रिसर्च कैन बी हेल्पफुल इन डिफरेंट फील्ड? नाउ दिस वाज द क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट और हर स्कॉलर्स के जब भी जो भी रिसर्च को फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो उनके माइंड में ये क्वेश्चंस होना चाहिए कि कैसे रिसर्च हेल्पफुल है अलग अलग फील्ड्स में या अलग अलग लोगों के लिए। सो यहाँ पर हम अलग अलग लोगों के बारे में बता के जो अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उनके बारे में उनको लेकर डॉक्टर अरुण पांडे डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे रिसर्च अलग अलग फील्ड में हेल्पफुल हो सकती है। डॉक्टर अरुण पांडे, first of all, for a doctor, how research can be helpful? So first question हो सकता है, what are some of the most common symptoms being seen among my patient? मेरे पेशेंट्स में कौन से कॉमन सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके बेसिस पे वो अपनी फर्दर स्टडी कर सकते हैं और अच्छे से लोगों का इलाज कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन उनके माइंड में हो सकता है जिसका वो रिसर्च के थ्रू, सर्वे के थ्रू आंसर्स निकाल सकते हैं, दैट इज What are the causes of these symptoms? जो ये सिम्टम्स हैं, जो ये लक्षण हैं लोगों के पास, लोगों की बीमारी के, इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? क्यों ये सिम्टम्स इनको आ रहे हैं? क्या ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, या ये कोई वायरस इस टाइम पे चल रहा है, या फिर कुछ हैबिट्स इनकी ऐसी हो गई हैं, या फिर ये कुछ गंदगी का असर है? क्या वो सिम्टम्स के काउजेस क्या हैं उसके बारे में स्टडी की जा सकती है। देन व्हाई डू सम पीपल हैव अ पर्टिकुलर सिम्टम्स वेयर एज समवन अदर्स डू नॉट हैव? यानी कि कुछ लोगों पे हो सकता है, अगर आप डॉक्टर स्टडी करेंगे कुछ लोगों में उनको वो सिम्टम्स दिख सकते हैं और कुछ लोगों में वो सिम्टम्स नहीं दिख सकते हैं, तो वो उसकी स्टडी कर सकते हैं। मे बी जेंडर वाइज सिम्टम्स अलग हों, फीमेल में कुछ अलग टाइप के सिम्टम्स दिख रहे हों और मेल में कुछ अलग टाइप के सिम्टम्स दिख रहे हो, तो इसकी स्टडी की जा सकती है रिसर्च के थ्रू। देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस मेडिकल प्रोग्राम टू द कम्युनिटी? अगर वो कोई मेडिकल प्रोग्राम चला रहे हैं, लाइक कोई अवेयरनेस कैंप वो चला रहे हैं, उनको ये भी देख सकते हैं कि इस अवेयरनेस कैंप का लोगों को क्या बेनिफिट मिल रहा है। ओके, देन हाउ डू आई डिमॉन्स्ट्रेट इफेक्टिवनेस ऑफ माई सर्विस? कोई भी सर्विस पर्सन है, डॉक्टर्स जो होते हैं वो इफेक्टिवनेस ऑफ माई सर्विस
कोई भी सर्विस पर्सन है, डॉक्टर्स जो होते हैं वो सर्विस पर्सन्स होते हैं, वो सर्विस डिलीवर करते हैं। सो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि वो जो सर्विस पेशेंट्स को दे रहे हैं, सो क्या वो अच्छे तरीके से उनको दे पा रहे हैं, आर दे सेटिस्फाइड। This may be the question that patients are satisfied with their service or not, or they are effectively being able to demonstrate their service to the patient। प्रॉपर तरीके से वो सर्विस दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि प्रॉपर अगर वो टाइम मैनेज कर लें अपना विद द रिसर्च, वो फाइंड आउट कर लें कि वो कितना टाइम एक पेशेंट को दे रहे हैं, एवरेज टाइम क्या है। सो इससे मतलब वो इफेक्टिवनेस चेक कर सकते हैं अपनी सर्विस की, कि वो एक दिन में कितने पेशेंट्स को ले सकते हैं और क्या वो पेशेंट सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। देन एक इंजीनियर के लिए क्या उनकी क्वेरी शॉर्ट आउट हो सकती है थ्रू रिसर्च। एक इंजीनियर के लिए भी कुछ क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो सकते हैं रिसर्च के थ्रू, और बहुत सारी रिसर्च होती हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड में चल रही हैं, लाइक हाउ एनी वर्क कुड बी डन इन अ मिनिमम टाइम। कम से कम टाइम में कोई काम कैसे किया जा सकता है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू मिनिमाइज वेस्टेज। अगर इंडस्ट्री में किसी कंपनी में है तो कैसे कम से कम वेस्टेज में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। व्हाट इज द न्यू टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। अगर कोई पर्टिकुलर टास्क करना है तो क्या नई टेक्नोलॉजी बन सकती है या यूज की जा सकती है। सो उस टेक्नोलॉजी के लिए वो रिसर्च कर सकते हैं और टेस्टिंग करके एक नई टेक्नोलॉजी वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। लाइक पहले मशीन से आजकल मशीनों से काम चल रहा है, बट उससे पहले क्या होता था, लोग काम करते थे किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में, और अब मशीनें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हैं। तो टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम किया जाए, उस टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करना भी इंजीनियर्स का काम हो सकता है, बट वो इसकी बारे में स्टडी कर सकते हैं, उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। देन हाउ अ साइंटिफिक मेथड कैन मेक प्रोसेस ईजियर एंड फास्टर देन बिफोर। कोई साइंटिफिक प्रोसेस साइंटिफिक मेथड के ऊपर टेस्टिंग की जा सकती है कि कैसे किसी काम को पहले से ज़्यादा इजी किया जा सके, हैंडी हो और फास्ट। देन हाउ टू कैलकुलेट एनी इवेंट रीडिंग फास्टर देन बिफोर। किसी इवेंट की रीडिंग पहले से ज़्यादा जल्दी कैलकुलेट करने के लिए रिसर्च की जा सकती है। लाइक टाइम के साथ में हमारे सुपर कंप्यूटर फास्टर देन बिफोर हो रहे हैं, या कंप्यूटर जो स्टार्टिंग कंप्यूटर थे दे वर स्लोअर एंड धीरे धीरे वो आज बहुत फास्ट हो गए हैं, जिससे कि वो कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकते हैं। सो उससे हमको भी बहुत ज़्यादा फायदा है। जहाँ पहले नॉर्मल कैलकुलेशन होती थी, आजकल हम लोग स्पेस में पहुँच गए हैं और उस स्पेस शटल के लिए बहुत अच्छी कैलकुलेशन होना जरूरी है। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग अगर करनी है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी कैलकुलेशन होना जरूरी। तो ये सारे काम सुपर कंप्यूटर की हेल्प से किए जा रहे हैं, विच आर वेरी फास्ट इन कैलकुलेशन। और यही एक इंजीनियर्स या साइंटिस्ट का काम है जो कि कैलकुलेशन को फास्टर कर पाए, जिससे कि हम और आगे रिसर्च में बढ़ पाए। देन व्हाट मे बी द रिक्वायरमेंट ऑफ रिसर्च फॉर अ बिजनेस पर्सन के लिए क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है रिसर्च की। सो बिजनेस पर्सन के लिए बहुत हेल्पफुल है रिसर्च। बिजनेस पर्सन अपने लिए स्ट्रेटजी बना सकता है कि कैसे वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करे। प्रोडक्ट और सर्विस है, कुछ भी हो सकता है, उसका प्रमोशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सी स्ट्रेटजी वो अपनाए उसके लिए रिसर्च की जा सकती है। हाउ मेनी सेल्स पर्सन्स डू आई नीड। एक कंपनी में काम करने के लिए, देखो अगर आप जरूरत से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अपने यहाँ पे रखोगे, सो उससे क्या होगा कि आपके ऊपर उनकी सैलरी का वर्कलोड बढ़ेगा, और आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप अगर अपने फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट में चाहते हैं सेल्स पर्सन या कोई भी स्टाफ, तो कितना आपको चाहिए होगा। ओके, यू कैन मेक your strategy, you can do study for appointing these staff. Okay, then what is the effect of a particular advertisement campaign on the sale of this product। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट
मार्केट में बेचना चाह रहे हो, सो एडवर्टीजमेंट इज़ वेरी मच हेल्पफुल। बट एडवर्टीजमेंट में भी बहुत सारे पार्ट हैं जिसको आप स्टडी कर सकते हो कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट। नाउ इट इज डिजिटल मार्केटिंग इज दियर। ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग का आपकी सेल्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और डिजिटल मार्केटिंग को भी आप अलग अलग फॉर्म में टेस्ट कर सकते हो कि कौन सा फॉर्म आपके लिए बेटर है। सो आप इफेक्टिवनेस चेक कर सकते हो किसी भी एडवर्टीजमेंट की ओवर सेल बाय रिसर्च। हाउ सेटिस्फाइड आर द कंज्यूमर्स और कस्टमर्स विद दिस प्रोडक्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बिजनेस पर्सन के लिए कि उसको ये जो कस्टमर हैं या कंज्यूमर हैं उनकी नीड, वांट एंड डिमांड के बारे में और जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उसके सेटिस्फेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट कि उसको ये ध्यान में रहे कि व्हाट कस्टमर वांट, व्हाट इम्प्रूवमेंट दे वांट। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो किस टाइप का इम्प्रूवमेंट वो चाहते हैं आपके प्रोडक्ट से। ओके, या क्या प्रॉब्लम्स उनको आपके प्रोडक्ट से लग रही हैं, तो ये आपका जानना बहुत जरूरी है। एंड यू कैन डू सर्वे फॉर दैट, और बिजनेस पर्सन्स कैन डू सर्वे फॉर दैट। हाउ मच आर कंज्यूमर्स प्रिपेयर्ड टू स्पेंड ऑन दिस प्रोडक्ट। आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है, सो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कस्टमर कितना, कंज्यूमर कितना पे करने के लिए तैयार है। देयर आर सो मेनी टाइप। आप टारगेट करने के लिए भी, अपने कंज्यूमर को चेक करने के लिए भी रिसर्च कर सकते हैं। लाइक पीपल आर परचेजिंग आईफोन ऑल्सो एंड पीपल आर परचेजिंग MI फोन ऑल्सो। MI phones are generally concerned with budget phone, okay, budget customers, and iPhone are for the upper class. So आपके प्रोडक्ट के लिए कितना पे करने के लिए तैयार हैं, और अगर आपको लगता है कि किसी एरिया के लोग इतना ही पे कर सकते हैं तो यू विल मेक प्रोडक्ट इन फ्यूचर एज पर देयर पेइंग कैपेसिटी। ओके, देन व्हाट डू कंज्यूमर्स लाइक और डिसलाइक अबाउट दिस प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स के या लाइक्स और डिसलाइक्स हैं वो भी आप पता कर सकते हो। What type of packaging do consumers prefer for this product? What type of packaging do consumers prefer for this product? किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए किस टाइप की पैकेजिंग पसंद कर रहे हैं। आप इसके लिए कंपटीटर सर्वे भी कर सकते हो, और आप इसके लिए पीपल सर्वे भी कर सकते हो। रिस्पोंडेंट्स से आप चेक कर सकते हो कि किस टाइप की प्रोडक्ट पैकेजिंग वो डिमांड करें। लाइक अमेजोन है, सो अमेजोन इज डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। सो कस्टमर की कंप्लेन अगर उनके पास आ रही है, या अमेजोन कैन डू अ सर्वे अबाउट दियर पैकेजिंग, दैट क्या उनको जो प्रोडक्ट वो भेज रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। आर दे सेटिस्फाइड विद द पैकेजिंग, आर दे गेटिंग प्रोडक्ट इन द सेम कंडीशन। तो वो कंडीशन तभी प्रॉपर होगी जब वो पैकेजिंग प्रॉपर होगी। सो इसलिए उसके बारे में भी अमेजोन। व्हाट ट्रेनिंग डू द एम्प्लॉय रिक्वायर्ड। एम्प्लॉय को किस टाइप की ट्रेनिंग चाहिए है, जैसा आप उनसे काम करवाना चाहते हो, सो उसके हिसाब से आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी देनी है। सो इसके लिए भी आप सर्वे कर सकते हो, इसके लिए भी आप रिसर्च कर सकते हो कि नाउ डेज व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर गोइंग ऑन एंड व्हाट is the impact of that. So there are so many training programs and time to time ये training program change भी होते रहते हैं, और इसके लिए बहुत लिटरेचर अवेलेबल भी रहता है। उन लिटरेचर को सर्वे करके आप अपने खुद के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं एम्प्लॉय के लिए। Now what training डू द एम्प्लॉय रिक्वायर। आप ये देख सकते हैं कि एम्प्लॉय को किसी पर्टिकुलर टाइम पे किस टाइप की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या फिर आपका एम्प्लॉय किस लेवल का है और किस लेवल के एम्प्लॉय के लिए। लेवल मीन्स देयर एजुकेशन लेवल कैसा है, उसका आप सर्वे करके उसके आप जानकारी का एनालिसिस करके उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। लाइक लैंग्वेज कौन सी सही रहेगी, ओके, लाइक किस टाइप के एग्जाम्पल्स उनको अच्छे से समझ में आएंगे, फील्ड ट्रेनिंग देना सही रहेगा या फिर क्लासरूम ट्रेनिंग देना सही रहेगा। सो ये आप कर सकते हैं इफ़ यू डू। देन गवर्नमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है।
गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट रिसर्च करती है। तो जैसे गवर्नमेंट के पास क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द पॉपुलेशन एंड हाउ इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कम्युनिटीज एट डिफरेंट लेवल। जिस रीजन की गवर्नमेंट है तो वो वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में उनको पता होना चाहिए, और इस पॉपुलेशन का वो हर 10 साल में सेंसस करवाती हैं, जिससे कि उनको पता चलता है कि किस टाइप कितनी उनकी पॉपुलेशन है अभी, और उस पॉपुलेशन में भी वैरायटी ऑफ पीपल क्या है। यानी कि बेसिकली हम कम्युनिटीज बोलें तो इंडिया में बेसिकली 4 कम्युनिटीज है, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड ईसाई, बट देयर आर अदर communities also, thousands of communities are there in India, और उनके बारे में भी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए so that they could make their program as per them, और उनके बारे में भी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए so that they could make their program as per them. Okay, then what social issues are being faced by public? गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि इस टाइम पे पब्लिक किस टाइप के सोशल इश्यूज फेस कर रही है। लाइक किसी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, रोड प्रॉपरली नहीं है, गांव में रोड पहुंचानी जरूरी है। ओके, अर्बनाइजेशन करना जरूरी है, नगर पालिका डेवलप करना, साफ सफाई करवाना। ओके, डेंगू अगर किसी एरिया में ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे उस टाइप के प्रोग्राम चलाना जिससे कि वहाँ डेंगू क्यों हो रहा है और डेंगू को कम किया जा सके। इस टाइप के प्रोग्राम्स के बारे में गवर्नमेंट काम कर सकते हैं। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, सोशल इश्यूज हो सकते हैं जो कि गवर्नमेंट सॉर्ट आउट करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, हाउ टू एलोकेट बजट फॉर डिफरेंट एरिया। गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट जो टैक्स पब्लिक से ले रही है उस टैक्स को पब्लिक वेलफेयर के लिए ही यूज करे। सो यूज करने में उसके पास बहुत सारे एरिया हैं जिसमें उसको यूटिलाइज करना होता है एज अ बजट। सो वो एरिया में भी एजुकेशन के फील्ड में कितना उनको देना है, मेडिकल या हेल्थ केयर के फील्ड में कितना उनको देना है, डिफेंस के लिए कितना बजट रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना बजट रखना है। ओके, पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम्स है उनके लिए बजटिंग होती है। सो देयर आर सो मैनी एरियाज वेयर गवर्नमेंट हैज टू वर्क, जहां पे गवर्नमेंट को बजट को यूटिलाइज करना है। ये सब का सर्वे होता है और गवर्नमेंट के पास हर साल ये किस एरिया में उसको ज्यादा खर्च करना है, किस एरिया में वो कम कर सकता है, इस चीज के बारे में उसको रिसर्च करनी होती है। उसके पास जो भी डेटा आता है उस डेटा के बेसिस पे वो एनालाइज करते हैं और अपने डिसीजंस बजट के ऊपर लेते हैं। देन व्हाट इंटरेस्ट रेट्स पॉलिसी विल बी फिजिबल इन करेंट सिचुएशन। अभी की सिचुएशन में किस टाइप की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी ठीक रहेगी जिससे कि वो इन्फ्लेशन को भी कम रख सकें, जिस महंगाई ना बढ़े और लोगों को लोन भी आसानी से मिल जाए। लोग जो बैंकों में पैसा जमा कर रहे हैं उस पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा के लिए। सो ये सारा डिसाइड करना, इसकी जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती हैं, लाइक इन इंडिया आरबीआई इज द एजेंसी। सो आरबीआई इसके ऊपर वॉच आउट करती है, रिसर्च के बेसिस पे वो अपनी इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज डेवलप करती हैं और टाइम के साथ में ये चेंज भी होती रहती है एज पर द सिचुएशन। अगर मार्केट में महंगाई बढ़ रही है सो आरबीआई में मेक पॉलिसी ऑन इंटरेस्ट रेट सो दैट इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल कर सके, लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ा सके, लोगों को प्रॉपर लोन प्रोवाइड कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट के दूसरे प्रोजेक्ट में हेल्प कर सके। सो इसके लिए इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज बनाई जाती हैं। देन हाउ टू इंक्रीज जीडीपी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए। वर्ल्ड लेवल पे अपना कंपटीशन देने के लिए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को काम करना होता है और उसके लिए वो स्ट्रेटजी बनाती है एज पर दी रिसर्च। सो रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट, हाउ टू मैनेज ग्लोबल कंपटीशन इन डिफरेंट फील्ड। अलग अलग फील्ड लाइक एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, मेडिकल सर्विसेज, इन उसमें एम्प्लॉयमेंट और
मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, इस बेसिस पे ग्लोबल कंपटीशन को मैनेज करना भी गवर्नमेंट के लिए जरूरी है, सो दैट वो लोगों को एक सेफ्टी, सिक्योरिटी हर चीज़ दे पाएँ। सो इसके लिए भी उनको रिसर्च की ज़रूरत होती है। ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च दे विल बी एबल टू compete with other nation. So these were the importance of research in different field. Now characteristics of a good research. First characteristic is controlled. So रिसर्चर को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो जो भी रिसर्च कर रहा है उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स या अदर फैक्टर जो भी आपने इंक्लूड नहीं किए हैं उनका इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, जिससे कि आपकी रिसर्च एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में हो पाए और आप जो भी इफ़ेक्ट्स हैं एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे उसकी प्रॉपर स्टडी कर पाएँ। सेकेंड वन इज रिगरस. Researcher must be honest in ensuring that procedures followed to find out answers to questions are relevant, appropriate and justified. ये एक बहुत टफ स्टडी होती है रिसर्च, और इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि आप जो भी आंसर्स ढूंढ रहे हो उसके लिए मतलब जो भी चीज़ें आप प्रोसीजर्स अगर आप यूज़ कर रहे हो वो रेलिवेंट हो, आपकी स्टडी से सही हो और जस्टिफाइड हो, यानी कि आप उसको जस्टिफाई कर सकें, आप उसको बता सकें कि आपने ये लिया है तो क्यों लिया है, आपने ये प्रोसीजर अपनाया है तो उस प्रोसीजर को अपनाने के आपके पास रीज़न होने चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज रिसर्च इज सिस्टमैटिक. This implies that procedure adopted to undertake an investigation follow a certain logical sequence. यानी कि systematic is what? You are following a system, you are following a logical order. आप एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हो लॉजिकल, जिसमें कि आपने जो भी प्रोसीजर उसमें रखे गए हैं, लाइक रिसर्च में आपका फर्स्ट है कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, देन आपको लिटरेचर रिव्यू करना है, देन आपको हाइपोथेसिस डेवलप करनी है अगर उसमें हाइपोथेसिस आपने ली हुई हैं, आपको रिसर्च क्वेश्चंस बनाने हैं, डेटा कलेक्शन करना है, आपको एनालिसिस करना है. सो दैट इज अ सिस्टमैटिक ऑर्डर. सो आपको उसी फॉर्म में ही रिसर्च को करना है, जो इन्वेस्टिगेशन होगी आपकी उसी फॉर्म में होनी चाहिए. देन वैलिड एंड वेरीफिएबल. आपकी रिसर्च वैलिड होनी चाहिए और वेरीफिएबल होनी चाहिए. इट मीन्स कि आप जो भी इसमें फाइंडिंग्स कर रहे हो दैट मस्ट बी करेक्ट, और अगर कोई दूसरा आप इसी रिसर्च को सेम तरीके से लिखा है, सो एवरी टाइम same type of answer should come from that research. So अगर बार बार वो रिसर्च करने पे उसी टाइप के रिजल्ट आ रहे हैं, it means you have done a valid research. क्लियर? सो इसलिए आपको ऑनेस्ट होना पड़ता है अपनी रिसर्च के टाइम पे, जिससे कि आपकी रिसर्च की वैलिडिटी और वेरीफिएबिलिटी बढ़ जाती है. देन नेक्स्ट वन इज एम्पिरिकल. इट मीन्स कि आपकी जो रिसर्च के जो भी आपने कंक्लूजन निकाले हैं वो एविडेंस बेस्ड होने चाहिए और रियल लाइफ से रिलेटेड होने चाहिए. आपके जो भी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस हैं दे आर फ्रॉम द रियल लाइफ. आप फैंटेसी टाइप के इसमें नहीं लोगे, किसी की फैंटेसी से रिलेटेड डेटा कलेक्ट नहीं करोगे. आपको यहाँ पे रियल लाइफ को ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा. आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा. क्लियर? जो कि आपके मतलब, और इनके आपके पास एविडेंस होने चाहिए. एविडेंस मीन्स आपको प्रूफ करना आना चाहिए इस चीज़ को, कि आपके मतलब आपके पास प्रूफ होने चाहिए. लाइक कोई भी अगर कोर्ट होती है, कोई भी जस्टिस होता है, तो उसमें विदाउट प्रूफ जस्टिस नहीं होता है. क्लियर? सो वो प्रूफ आपके पास होने चाहिए आपकी रिसर्च को जस्टिफाई करने के लिए. सो इसके लिए आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस होंगे किसी के, अगर आपने डेटा कलेक्शन में यूज़ किए हैं, सो वो जस्टिफिएबल होते हैं. देन क्रिटिकल स्क्रूटनी ऑफ द प्रोसीजर्स यूज्ड and the methods employed is crucial to a research inquiry. यानी कि आपको अगर रिसर्च आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, सो आपको प्रोसीजर्स को क्रिटिकल मतलब बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सोच समझकर उनको
यूज करना पड़ेगा, जो भी मेथड्स हैं, और इसके लिए आप लिटरेचर रिव्यू करके चेक कर सकते हैं कि पास्ट में किस टाइप के मेथड्स यूज किए गए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए। द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी फुल प्रूफ एंड फ्री फ्रॉम एनी ड्रॉबैक्स। तो पास्ट की जो रिसर्च होती हैं वो ऑलरेडी मतलब काफी एक्सपीरियंस्ड लोगों के थ्रू की हुई होती है और वो पब्लिश्ड रिसर्च होती है। सो आप उनके बेसिस पे अपने प्रोसीजर्स प्लान कर सकते हैं, अपने मेथड्स प्लान कर सकते हैं, जिससे कि आपकी इन्वेस्टिगेशन ड्रॉबैक फ्री हो जाए, मतलब एरर्स कम से कम हो। सो नाउ दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड अब और क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलिडिटी इन रिसर्च? आपको बताना है कि रिसर्च में वैलिडिटी का क्या मतलब होता है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। वेरी सून आई विल कम विद अनदर लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।